एक्सपेरिमेंट में हम बात कर रहे थे, एक हमने एक्सपेरिमेंट देख लिया था इंगलमैन का, और उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग अपना है कार्नेलियस वॉन नील का। इन्होंने ये प्रूफ किया था कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, मींस लाइट रिएक्शन है, इसमें कौन सा कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन डोनर की तरह काम करता है, जो ऑक्सीडाइज कराता है किसी को। इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा फोटोसिंथेसिस के डिस्कवरी में। ये एक्चुअली एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इस पे भी क्वेश्चन बन चुके हैं, और इन्होंने स्टडी करा किस पर, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पर। ये ध्यान रखना है, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पर। और डिमॉन्स्ट्रेट क्या करा कि फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली लाइट डिपेंडेंट इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। एक ऐसा कंपाउंड जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाए, क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। जो ऑक्सीडाइज होता है वो हाइड्रोजन डोनेट करता है, वो हाइड्रोजन डोनर होता है। ये तो आपने समझ लिया होगा केमिस्ट्री में, जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन डोनेट करता है, हाइड्रोजन डोनर होता है। जितना अच्छा हाइड्रोजन डोनर होगा, जितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो उतना ही बढ़िया फोटोसिंथेसिस में उसका रोल प्ले होता है। यहाँ पे उन्होंने यही आइडेंटिफाई किया था कि कौन सा ऐसा जो इनका रॉ मटेरियल है, जैसे हमने रॉ मटेरियल में दो मॉलिक्यूल की बात की है, वाटर एंड CO2, इनमें कौन सा मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीडाइजेबल है, जो हाइड्रोजन डोनर की तरह काम करता है। और इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था, और वाटर एज अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड यहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस में, मतलब हाइड्रोजन डोनर है। इन्होंने यहाँ पे वाटर की जगह पे यूज क्या किया था, दूसरा मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक आपका टिपिकल फॉर्मूला लिखा है, दैट इज द H2S। इन्होंने यूज किया क्या था, H2S फोटोसिंथेसिस में। और इन्होंने ये भी प्रूव किया था कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में, अगर इस रिएक्शन को हम बनाते हैं तो यहां बन जाता है ग्लूकोज प्लस 6H2O। यहां हमें क्या करना पड़ेगा, 12 और 6 प्लस O2। जो ये ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, इन्होंने ही प्रूव किया था, वो ऑक्सीजन आता है इस वाटर के मॉलिक्यूल से। कैसे, वो ध्यान से देखो। वाटर की जगह पे इन्होंने यूज किया क्या, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। और इनका जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म था वो क्या था, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया, जो हाइड्रोजन सल्फर बैक्टीरिया भी होते हैं। और यहाँ पे H2A क्या है, सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, और ये H2A इनका क्या था, H2S यूज किया था। जो यहाँ पे आप देखोगे ग्रीन प्लांट्स में ये H2A की जगह पे हमारा कौन सा मॉलिक्यूल है, H2O होता है, हाइड्रोजन डोनर की तरह काम करता है, और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन में। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करते हैं, फोटोसिंथेसिस तो करते हैं बट ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करते हैं। तो कुछ आपके पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हैं, ये फोटोसिंथेसिस तो करता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, बट ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करता। ये ऑक्सीजन इनकी फोटोसिंथेसिस से एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है। जब हमने पढ़ा था अपना मोनेरा का जब बात कर रहे थे, तब हमने ये देख लिया था, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ये करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इनका जो ये ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड ये इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द H2S। यहीं कहीं लिखा होगा H2S, कहीं दिख रहा है, कहां दिख रहा है, ये रहा। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड इन्होंने इस्तेमाल किया, तो इनमें इनका प्रोडक्ट क्या निकलता है। जैसे हम वाटर का मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं हायर प्लांट्स, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है ना। जब ये H2S यूज करे तो यहाँ पे क्या बना, रिएक्शन में ये सल्फर या सल्फेट, मतलब ये रिएक्शन ऐसी हो गई, अपन बात करें CO2 प्लस H2S, तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा प्लस वाटर नहीं बनेगा। यहाँ पे हमें वाटर का की जगह पे 6H2S प्लस सल्फर का गैस बनता है, या फिर सल्फेट आयन बनता है, जो कि यहाँ पे हमारा क्या बनता था, अगर हम यहाँ पे वाटर इस्तेमाल करते हैं, H2O इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन बनता है। जो सल्फर बैक्टीरिया है उनमें ये वाटर नहीं इस्तेमाल करते, तो ऑक्सीजन नहीं बनता है, बट वहां उसकी जगह पे वो भी हाइड्रोजन डोनर इस्तेमाल करते हैं। बट वो हाइड्रोजन डोनर कौन है,
H2S है, इसलिए इनको हम सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं। ये सल्फर का मॉलिक्यूल है, वाटर नहीं है ये, ठीक है। हायर प्लांट्स इसी की जगह पे वाटर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, उनकी फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक हो जाती है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग हो जाता है। इनकी जगह पे हम जब सल्फर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये वाटर इस्तेमाल नहीं करता और ऑक्सीजन नहीं बनता, तो ये फोटोसिंथेसिस क्या कहा जाता है? एन ऑक्सीजेनिक। ये एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है। इनका ये तो इतना बात क्लियर हुआ। जब हम ग्रीन प्लांट्स की बात करेंगे तब हमें वाटर सोचना है, और इन्होंने वाटर की इंपॉर्टेंस समझाई कि देखो सल्फर बैक्टीरिया वाटर नहीं इस्तेमाल करता, तो इसके साथ भी एक सुटेबल अपना ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, दैट इज H2S, और यही ऑक्सीडाइज होता है, यहाँ सल्फर बनाता है। और जब हम ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं, वाटर ऑक्सीडाइज होता है तो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। ये इन्होंने प्रूव किया था। मतलब ऑक्सीजन of the photosynthesis comes from water molecule, not carbon dioxide. ये कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन नहीं है, ये कहाँ का ऑक्सीजन है? वाटर का है। ये इन्होंने प्रूव किया था, ठीक है। उसके बाद है रूमेन एंड कैमन 1941, और इन्होंने इसी बात को और वेरीफाई करने के लिए इसका मदद लिया, रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक का मदद लिया। रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक में आपने रेडियो आइसोटोप्स पढ़े होंगे, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं 1H1, 1H2, है ना, 1H3, ये आइसोटोप्स होते हैं, है ना, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, बस क्या अलग होता है? मास, जो एटॉमिक मास होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ ऑक्सीजन हमारा जो होता है, नॉर्मल ऑक्सीजन 8 एंड 16 होता है, एटॉमिक नंबर 8। जो इनका एक आइसोटोपिक फॉर्म है, उसका एटॉमिक नंबर 8 एंड मास नंबर होता है वो 18 होता है, और इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। ये हैवी ऑक्सीजन है, उसका जो एटॉमिक मास है ज्यादा है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास जब भी जिस भी मॉलिक्यूल में होगा उसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हैवी ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया, और एक्सपेरिमेंटली ये उन्होंने प्रूव किया कि जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के थ्रू बाहर आता है वो आपका वाटर का है। अब क्या किया उन्होंने? ऑक्सीजन तो यहां भी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वाटर के साथ भी ऑक्सीजन है। ये वाटर का ऑक्सीजन को उन्होंने लेबल कर दिया ऑक्सीजन 18 से, ठीक है। किसे लेबल कर दिया? ऑक्सीजन 18 से लेबल करा। और जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कंप्लीट हुई और जो ऑक्सीजन निकला, और ये ग्लूकोज में भी ऑक्सीजन है, दोनों के ऑक्सीजन का उन्होंने चेक किया कि कौन सा ऑक्सीजन हैवी एटॉमिक मास के साथ आ रहा है या हैवी ऑक्सीजन है, तो वो उन्होंने देखा ऑक्सीजन गैस। मतलब लेबलिंग उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं की थी, वाटर की थी। वाटर का ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में बाहर आता है। तो ये रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से भी यही बात जो इन्होंने थ्योरेटिकली बोली, बहुत ज्यादा क्लियरिफाई नहीं करा, एक्सपेरिमेंटली इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस का आता है दैट कम्स फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम CO2। ये दोनों का काम था, इसलिए ज्यादा इनमें सोचने की जरूरत नहीं है। फिर आता है रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल ने और डिटेल स्टडी करी। इन्होंने लाइट रिएक्शन को आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट में स्टडी किया। आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट, एक प्लांट का नाम याद रखो, स्टिलेरिया प्लांट। एक्चुअली स्टिलेरिया नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है स्टिलेरिया मीडिया, इसका पूरा नाम है स्टिलेरिया मीडिया। इस प्लांट का इन्होंने क्लोरोप्लास्ट निकाल लिया, क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट कर लिया। क्लोरोप्लास्ट कहां से मिलेगा? ग्रीन पार्ट का सेल से क्लोरोप्लास्ट बाहर। और इन्होंने इसको इल्यूमिनेटेड फॉर्म, इल्यूमिनेशन का मतलब लाइट के साथ रखा, और स्टडी करी किसका? हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है। हाइड्रोजन डोनर तो हमें समझ आ गया, वाटर है। हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करता है? जो रिड्यूस होता है दैट इज हाइड्रोजन एक्सेप्टर, है ना। जो रिड्यूस होता है वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। अब ये कहना कि CO2 रिड्यूस होता है, अभी हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं था, इन्होंने यही प्रूफ किया। अब इन्होंने क्या करा, यहाँ हाइड्रोजन ये वाटर का मॉलिक्यूल लिया, जो CO2 इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह पे इन्होंने कुछ अपने जो नोन हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल रखे, वो उनको बोला जाता है हिल रीजेंट। उनका नाम क्या रखते हैं? हिल रीजेंट। ये आर्टिफिशियल हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स हैं, इनका नाम क्या है? हिल रीजेंट। और वो हिल रीजेंट दो टाइप के थे, नेचुरल भी मींस जो सेल के मेटाबॉलिज्म में बनते हैं, और आर्टिफिशियली उन्होंने जो इस्तेमाल किया लैब बेस्ड, ठीक है।
जो नेचुरल हैं वो है NADP, और जो आर्टिफिशियल थे पोटेशियम फेरिसाइनाइड, जो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में भी ये इस्तेमाल किया था, और बेंजोक्विनोन, क्रोमेट एंड DCPIP, ये इन्होंने एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर इस्तेमाल किया था। DCPIP का ये नाम जरूर याद रखना, बहुत बार ये पूछा जाता है। डाइक्लोरोफिनॉल एंडोफिनॉल, ये इसका पूरा नाम है। एंड ये क्या चेंज होता है, ये एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, इसके कलर में चेंज होता है। इसका ब्लू कलर का डाई है, ब्लू कलर का नेचुरली होता है। जब इसके हाइड्रोजन ये एक्सेप्ट कर लेता है तो ये कलरलेस हो जाता है। तो रिएक्शन इस तरह से उन्होंने फोटोसिंथेसिस में वाटर के साथ रखा, क्लोरोप्लास्ट के साथ। तो जो DCPIP अगर इस्तेमाल करा है तो पहले ब्लू कलर का था, तो जब उनमें फोटोसिंथेसिस हुई क्लोरोप्लास्ट में, हाइड्रोजन इसका वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, हाइड्रोजन ये रिलीज करा हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन में टूटा, तो वो हाइड्रोजन इस DCPIP ने एक्सेप्ट करके उसका कलर चेंज हो जाता है, कलरलेस। जैसे इस सेटअप में देखो, पहले यहाँ ये देखो, इन्होंने क्लोरोप्लास्ट सोल्यूशन लिया, DCPIP के साथ लाइट रखा, एंड जब कुछ टाइम के बाद ये कलरलेस हो जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो इन्होंने ये बोल दिया कि ये एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। और हाइड्रोजन एक्सेप्टर CO2 को हटा के क्या रखा उन्होंने, ये अपने रिजेंट्स रखे। तो यही बात उन्होंने प्रूव करी कि CO2 अगर नहीं है तो ये एक्सेप्ट करते हैं अपना हाइड्रोजन को, अगर ये नहीं है तो CO2 एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर है और वही कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। इनकी रिएक्शन ये है, यहाँ ये आपका हिल रीजेंट वाटर, और ये बन जाता है कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। लाइट एंड फुल क्लोरोप्लास्ट एंड या बोले तो पिगमेंट होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन होगी। तो इन्होंने हाइड्रोजन एक्सेप्टर के बारे में बात कर दी। एक डिस्कवरी ये है। रॉबर्ट हिल एंड बेंडल का दोनों का एक्सपेरिमेंट ये रहा, और इन्होंने इनको क्रेडिट क्या मिला, डिटेल स्टडी इन्होंने लाइट रिएक्शन की एक्चुअली करी थी। बाद में इन्होंने और एक दोनों ने मिलके एक जेड स्कीम की डिस्कवरी की थी। अभी वो जेड स्कीम क्या है, जब मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तब आपको ये जेड स्कीम समझ आएगा, है ना। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दोनों अलग अलग हम जब पढ़ेंगे तब ये बात समझ आएगी। बट हाँ, याद रखना ये हिल और बेंडल का जॉइंट वेंचर था, जॉइंट इन्होंने डिस्कवरी करी थी लाइट रिएक्शन के बारे में। तो एक तो ये डिस्कवरी हो गई, सारी डिस्कवरीज की कहानी खत्म। इतने साइंटिस्टों के बारे में, या हम कहें तो इतना कुछ टाइम चला, कब तक, 1941 तक। लास्ट एक्सपेरिमेंट 1941, 1950s की हम बात करें, 1950s तक तो फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट ही चलते रहे, फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी ही चलती रही। मतलब जब हम आजादी हमें मिल रही थी तब फोटोसिंथेसिस डिस्कवर हो रहा था। पढ़ रहे थे, कहानी बोले तो हिस्ट्री पढ़ रहे थे कि इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। अब हमारा एक एक दिमाग का जो जंग लगा हुआ है वो साफ होगा फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग। पहला क्वेश्चन, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली। प्लांट सबने देखा हुआ है ना। प्लांट का वो हिस्सा जो ग्रीन है, कैसा है, ग्रीन है, वहां सब उस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। अब ग्रीन, हमें सिर्फ ये नहीं सोचना है कि लीफ ही ग्रीन होता है, इसके अलावा भी कुछ पार्ट और ग्रीन होते हैं। क्या क्या, जो भी हिस्सा प्लांट का ग्रीन होता है, इसके साथ आपने लीव्स तो देख ही लिया था, तो ये इन सभी हिस्सों में फोटोसिंथेसिस होता है। अब क्योंकि मेजर पोर्शन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज द लीफ, ये मेजर हिस्सा जो अपन प्लांट में देखते हैं ग्रीन कलर का, वो लीफ होता है। तो हम लीफ ही समझ के रखते हैं कि लीफ ही हमारे दिमाग में बना रहता है। लीफ का जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, TS, ये ट्रांसफर सेक्शन है, उसका डायग्राम है ये, ठीक है। और जब, क्योंकि हम लीफ की बात करें तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। एक डोर्सल सरफेस है, वेंट्रल थिकनेस बहुत ना के बराबर होती है। जब हम इसका TS काटते हैं तो हमें सेल्स का अरेंजमेंट ऐसा दिखता है। ये इसका ऊपर वाला सरफेस मान रहे हो तो ये नीचे वाला सरफेस हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, अपर एपिडर्मिस, और ये लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे इनका पेलिसैड सेल,
और ये जो आपको दिख रहे हैं सेल्स, इनको बोलते हैं मीजोफिल, स्पंजी पैरेनकाइमा। इनको क्या बोलते हैं? स्पंजी पैरेनकाइमा। नाम याद रखना, इनको बोला जाता है पैलिसैड सेल्स, और इनको बोलते हैं स्पंजी पैरेनकाइमा। एंड ये आपका वेस्कुलर बंडल है, जाइलम एंड फ्लोएम, है ना, इसको वेस्कुलर बंडल। ठीक है, अब इसमें पूरे इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना। जो लीफ का एपिडर्मल सेल होता है, एपिडर्मल चाहे वो लोअर एपिडर्मिस का हो चाहे अपर एपिडर्मिस का हो, ये क्लोरोफिलस नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, बोले तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। और जो हिस्सा है वेस्कुलर बंडल को छोड़ दिया जाए तो सभी सेल में क्लोरोप्लास्ट एज अ सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, बोले तो पैलिसैड सेल्स एंड स्पंजी पैरेनकाइमा। इन दोनों को मिला के एक वर्ड यूज करते हैं, इन दोनों को हम एक साथ अगर बोलना चाहें तो हम बोल देते हैं मीजोफिल सेल्स। क्या बोलोगे? मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स का मतलब क्या क्या हो गया? पैलिसैड सेल प्लस स्पंजी पैरेनकाइमा। ठीक है, ये आप लिख लेना। उसके साथ साथ एक और बात याद रखना है, एपिडर्मल सेल जो आपकी हैं लीफ की, एपिडर्मल सेल्स ऑफ लीफ, यहां हम सिर्फ लीफ की बात कर रहे हैं और कोई स्ट्रक्चर दिमाग में मत ले आना, ये नॉन क्लोरोफिलस होती है या अक्लोरोफिलस होती है, एक्सेप्ट, एक्सेप्शनल केस है इनका गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा। इनको छोड़ दिया जाए तो किसी सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ये भी एपिडर्मल सेल ही होती है, मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल होती है। जब आप स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहां आप देखते हैं, तो एपिडर्मल सेल मॉडिफाई है और उनको गार्ड सेल बोला जाता है, बट इन गार्ड सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना है। और किसी भी एपिडर्मल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ठीक है, उस एपिडर्मिस के ऊपर भी एक स्ट्रक्चर और होता है जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। एक मटेरियल का लेयर होता है, वैक्सी लेयर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। ये भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ये लीफ का स्ट्रक्चर है। लीफ का स्ट्रक्चर जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक बात आगे नहीं समझ आने वाली है। इतनी बात समझ आ गई? कहां फोटोसिंथेसिस होता है? ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ग्रीन पार्ट में क्या? मेनली लीफ हम बात करें, लीफ का स्ट्रक्चर हमें समझ आ गया। लीफ के स्ट्रक्चर में कहां कहां क्लोरोप्लास्ट होगा? ये पूरे मेसोफिल सेल में, मेनली कहां पे? मेसोफिल सेल में। क्लोरोप्लास्ट तक अभी हम नहीं गए, हम देख पा रहे हैं क्या हमें समझ आया अभी तक। अब इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखा है, फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट बट इट डज आल्सो अकर्स अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। मतलब आपका कौन सा अदर ग्रीन पार्ट में क्या क्या आ जाता है? एक तो आ जाता है अनराइपेंड फ्रूट, दूसरा आ जाता है कैलिक्स, और तीसरा आ जाता है यंग स्टेम। एंड यहाँ पे एक और अच्छी बात आपको ध्यान रखना है, देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। ये क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर, ये मैंने बहुत पहले से एक दो बार डिस्कस कर लिया है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब काम का बंटवारा, है ना। यहाँ क्लोरोप्लास्ट एज अ सेल ऑर्गेनेल, इसमें भी आपको बहुत क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। कुछ स्ट्रक्चर एक इनके क्लोरोप्लास्ट के जो हम आपने पढ़े हैं, जैसे ये देखो, ये जो पिक्चर है, जिसके जिसके दिमाग में ये पिक्चर बैठ गया वो फोटोसिंथेसिस आज समझ गया। ये पिक्चर बस अपने दिमाग में सेट करना है, उसके बाद पूरी कहानी आगे की इसी पर बेस्ड है। हाँ, 10th में भी था ये आपका एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट अपना डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल था। ये कौन सा मेम्ब्रेन हो गया? आउटर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद यहाँ हमने आपका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड के स्टैक्स को अपन ने क्या बोला था? ग्रेनम। क्या बोला था? ग्रेनम, है ना। और ऐसे अपन ने कई ग्रेनम बनाए हुए थे। तो ये पूरा एक टिपिकल क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्या कैसे चलता है फोटोसिंथेसिस, इसी पिक्चर में देखो समझना है। इधर से लाइट आती है, लाइट बोले तो आपका हम लिखेंगे अब बार बार एच न्यू, है ना, जिसे हम रेडिएशन एनर्जी की फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो ये लाइट जैसे ही आती है
वाटर का हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। वाटर का ऑक्सीडेशन कहां पे, किस पार्ट में, क्लोरोप्लास्ट के किस हिस्से में? तो आपका आंसर आना चाहिए थैलेकॉइड में। थैलेकॉइड में आपका वाटर ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीजन गैस निकलता है एज अ बाई प्रोडक्ट, एंड इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन प्लस क्या, हाइड्रोजन एंड एटीपी बनता है। क्या बनता है? एटीपी। एक्चुअली ये जो वाटर है, जब लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है, इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। एक वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस, अब यहां पे हम बात करेंगे तो एक्चुअली बनता है नेसेंट ऑक्सीजन। अब नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि कोई भी एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं। वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो ये बनता तो एटॉमिक फॉर्म में ही है। अगर हम बात करें तो एटॉमिक फॉर्म ऑफ द किसी भी एलिमेंट का, दैट इज हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है हाफ O2 में। हाफ O2 क्यों लिख रहा हूं मैं? मॉलिक्यूल हमारा एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है तो आधा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। इसको बैलेंस करना है अगर आपको, तो इधर कर दो 2H2O, है ना, इधर बन जाएगा 4, इधर बन जाएगा 4, इधर आपका हाफ गए, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। मतलब दो वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है, दो वाटर का मॉलिक्यूल का फोटोलिसिस होता है, तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। और उसके साथ साथ क्या बनता है? 4 हाइड्रोजन आयन और 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब दोनों आपको इस तरह से रिएक्शन भी याद रखनी है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल से क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो क्या बोलोगे? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड हाफ O2। या इसको मैं ज्यादा बेहतर तरीके से याद रखने के लिए आप ये याद रखो, दैट इज द नेसेंट ऑक्सीजन। इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। ये प्रोडक्ट है एक वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन का। इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसको क्या बोलोगे? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस क्यों बोल रहे हैं? लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। क्या होता है? ब्रेकडाउन। फोटो का मतलब यहां पे लाइट, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का रिजल्ट याद रखना है। हम रिएक्शन जब लिखेंगे ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, याद रखना है। तो यहां वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन निकलता है, ये एक्चुअली बनाता क्या है? NADPH। NADPH और ATP दोनों के लिए एक वर्ड याद रखो, दैट इज द एसिमिलेटरी पावर। ये एसिमिलेटरी पावर कहे जाते हैं। एसिमिलेटरी पावर का मतलब, पावर बोले तो करेंसी ऑफ लिविंग सिस्टम, दैट इज ATP। क्या? ATP। जो ये NADPH है, इससे भी ATP ही बनता है। कैसे बनता है वो आपको वेट एंड वॉच के मोड में रहना पड़ेगा। वो अपन ETS से पढ़ेंगे तब वो समझ आएगा कि कैसे बनता है। एक NADPH से 3 ATP का मॉलिक्यूल बनता है। एक NADPH से कितना ATP बनेगा? 3 ATP बनता है। तो जो इस वाटर के ब्रेकडाउन से ATP बना, तो ये हमारा लिविंग सिस्टम का यूजेबल फॉर्म है ना। NADPH बना है तो ATP, बट अभी ये डायरेक्ट यूज नहीं हो सकता, इसको ATP में कन्वर्ट करा जाता है, एंड अगेन देन वो ATP इस्तेमाल किया जाएगा आगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस ऑक्सीडेशन या हम बोले तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर का रिजल्ट क्या हो गया? ऑक्सीजन एंड एसिमिलेटरी पावर। दो बातें याद रहेंगी। लाइट रिएक्शन इसी को बोलते हैं, ये लाइट रिएक्शन है। ये क्या है? लाइट रिएक्शन। ये तभी होगा जब ये लाइट प्रेजेंट होगा। इफ लाइट इज प्रेजेंट देन फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर्स, एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर जब होगा तो दो प्रोडक्ट बनेगा, वन इज द ऑक्सीजन एंड सेकेंड वन इज द एसिमिलेटरी पावर। ये एसिमिलेटरी पावर ही नेक्स्ट जो हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है उसके लिए कंपलसरी है।
जिसे हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। उसके लिए ये एसिमिलेटरी पावर जरूरी है। अगर ये एसिमिलेटरी पावर नहीं है तो डार्क रिएक्शन नहीं चलेगा, डार्क रिएक्शन नहीं चलेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये आपका जो एसिमिलेटरी पावर है ये फिर आपका यूज किया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट का कौन सा हिस्सा हो गया? स्ट्रोमा। कौन सा हिस्सा हो गया? स्ट्रोमा, या जिसे आपने मैट्रिक्स बोला था। ठीक है, इसमें ही आपके कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटमॉस्फेयर से लिया जाता है वो उसका रिडक्शन होता है, दैट इज अ साइक्लिक पाथवे। एक ऐसा पाथवे होता है, साइक्लिक पाथवे होता है, साइक्लिक मेटाबॉलिक पाथवे है। तो साइक्लिक पाथवे से बनता है आपका क्या? शुगर, बोले तो कार्बोहाइड्रेट, जिसे आपने वहां पे क्या लिखा था? C6H12O6। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इस कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से बनता है, एक साइक्लिक पाथवे, वो भी हम पढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। दिस साइक्लिक पाथवे इज अकर इन द प्रेजेंस, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ दीज एसिमिलेटरी पावर। जब तक ये एसिमिलेटरी पावर इनको मिल रहा है तब तक ये डार्क रिएक्शन चलेगा। एसिमिलेटरी पावर का सप्लाई बंद, डार्क रिएक्शन बंद। बोलो, बात क्लियर हुई? मतलब लाइट रिएक्शन जब तक नहीं चलेगी तब तक डार्क रिएक्शन नहीं चलेगी। एक दूसरे के डिपेंडेंसी इनकी है। जो ये एटीपी है इसका एक फॉस्फेट ग्रुप निकाल दिया जाता है तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। ये NADPH को फिर से NADP प्लस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो अगेन लाइट रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। यही ADP से फिर से ATP, NADP को फिर से रिड्यूस कर दिया जाता है NADPH में। बात समझ आ गई? तो ये पूरा आपका फोटोसिंथेसिस यहीं पे खत्म। एक समरी जो दिमाग में बननी चाहिए, वो जब तक ये नहीं बनेगा तब तक आपका ना फोटोसिंथेसिस, आगे हम एक एक स्टेप की बात करने जाएंगे, अब करेंगे मैकेनिज्म में। हम एक स्टेप लाइट रिएक्शन पहले पूरा करेंगे। लाइट रिएक्शन में भी जो सारे चेंजेस होते हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। अगर आपको ये पिक्चर दिमाग में रहेगा तो आपको समझ आएगा कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं और कहाँ पे हमारा अभी बात चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है। नहीं तो बाद में यही होगा कि बस चल तो रहा है फोटोसिंथेसिस, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस किसी काम का नहीं होगा आपके। क्यों? क्योंकि जब लिंक करने की पावर ही नहीं दिमाग में है कि वो प्रोसेस कहाँ चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या बनता है, तो आप वो फील मजा नहीं आएगा, आपको बोरिंग सा लगेगा कि फोटोसिंथेसिस इतना बवाल क्यों है। अब क्लोरोप्लास्ट के अलाइनमेंट की बात करते हैं, इसका अलाइनमेंट कैसे समझना है। अब देखो, जब आपने लीफ का स्ट्रक्चर देखा तो ये एपिडर्मिस, लीफ का चाहे एक सरफेस का मैं ले रहा हूं, चाहे अपर ले लो चाहे लोअर, है ना। एपिडर्मिस के बाद ये कौन सा सेल हो जाएगा? इसको क्या नाम दिया बोलो भाई? पेलिसैड सेल्स। और उसके नीचे अपन ने क्या बनाया था? मीजोफिल सेल्स। ऐसे ही कुछ सेल बनाया था। तो इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट कैसे अलाइन है, कैसे अरेंज है, इसी को हम बोलते हैं अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली ये अलाइनमेंट की जब बात कर रहे हैं वो पेलिसैड सेल्स में हम देखते हैं, और ये डिपेंड करता है कि लाइट की इंटेंसिटी कैसी है, उस बात पर डिपेंड करता है कि क्लोरोप्लास्ट लीफ के सेल्स में कैसे अलाइन होगा। ठीक है, 3 कंडीशंस हैं। देखो, जब लाइट इंटेंसिटी बहुत हाई है, मतलब गर्मियों के दिन में दोपहर का टाइम हो, तो जो अलाइनमेंट क्लोरोप्लास्ट का होता है पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट, पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट जैसे ये मान लो आप इसकी बात करें, ये इंसिडेंट लाइट ये है, ऐसे आ रही है रेज, इसके पैरेलल अरेंज है, यहां पे देखो ये, और यहां पे अरेंज है। ठीक है, मतलब सेल के साइड वॉल्स पर, इस वॉल पर, इस वॉल के अलोंग क्लोरोप्लास्ट अरेंज होगा। ठीक है, कब? जब लाइट इंटेंसिटी हाई है तब। इसको बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को पैरास्ट्रॉफ। यही आपसे पूछा जाता है, पैरास्ट्रॉफ का मतलब क्या है, और पैरास्ट्रॉफ अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट किस कंडीशन में होता है, ये ध्यान रखना है। और जब लाइट इंटेंसिटी लो हो तो वो इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं।
इंसिडेंट लाइट, जैसे इस पिक्चर में देखो तो इंसिडेंट लाइट ये रही और परपेंडिकुलर लाइन ये हो गया। तो क्लोरोप्लास्ट देखो ये डॉट्स ऐसे दिखाए गए हैं, यहाँ पे अरेंज है। लाइट इंटेंसिटी जब कम होती, मतलब इन दिनों में ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, सेल्स में क्लोरोप्लास्ट का अलाइनमेंट। और जब अपना लाइट इंटेंसिटी मॉडरेट हो, है ना, बहुत ज्यादा हाई नहीं है बहुत लो नहीं है, तो हाँ जब ये लो लाइट इंटेंसिटी है तो इस परपेंडिकुलर अरेंजमेंट के लिए वर्ड यूज करेंगे एपिस्ट्रोफ, ठीक है। एंड जब मॉडरेट लाइट है तो रैंडम अरेंजमेंट होता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, क्लोरोप्लास्ट कहीं भी हो सकता है, कोई उनके लिए अलाइनमेंट की जरूरत नहीं कि हाँ वो लेटरल वॉल के साथ हो, परपेंडिकुलर हो, ऐसा नहीं है। रैंडम वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द सेल, और इसके लिए वर्ड यूज करेंगे एपोस्ट्रोफ। तो ये तीन जो वर्ड हैं यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और किस कंडीशन में ये इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है वो ध्यान से आपको समझ के रखना है। तो सेल में अरेंजमेंट समझ आ गया, अलाइनमेंट समझ आ गया क्लोरोप्लास्ट का, किस बात पर डिपेंड करता है, लाइट इंटेंसिटी की कंडीशन पर। एंड दूसरा बात ये आपको समझना है कि कितने पिगमेंट्स इन्वॉल्व हैं फोटोसिंथेसिस में। जब पिगमेंट की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही वर्ड आता है, क्लोरोफिल। बचपन से हमें यही बताया गया कि पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस चलता है। क्या वही है या उसके अलावा भी कोई है, और है तो कौन कौन है? तो एक पिगमेंट्स नहीं है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कई होते हैं, स्पेशल मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक स्पेशल मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल में प्रेजेंट हैं। क्लोरोप्लास्ट के सेल ऑर्गेनेल्स में भी कहां प्रेजेंट है ये आपको आइडिया होना चाहिए। जब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो अपन ने ये थैलेकोइड बनाया था, ठीक है। थैलेकोइड को हमने, जब आप सेल चैप्टर पढ़ रहे थे तो दो ऐसे लाइन खींची थी। तो ये दो लाइन हम क्यों खींच रहे हैं, ये डिनोट करता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। किसको डिनोट करता है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को। जैसे इस पिक्चर को देखो ध्यान से, ये वाला, ये थैलेकोइड की मेम्ब्रेन है। ये जो दो लाइनें खींची जाती है, एक लाइन ये रिप्रेजेंट करती है, दूसरी लाइन ये। जब हम थैलेकोइड बनाते हैं ऐसे ही बनाते हैं ना, ऐसे एक के बाद दूसरा, फिर ऐसे लाइन खींच देते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं। तो ये दो लाइनें, मतलब ये मत सोचना कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये एक मेम्ब्रेन की एक ये लेयर, दूसरी ये लेयर को रिप्रेजेंट करा जाता है। क्लियर है? इसके साथ कंफ्यूज मत होना। जब यहां हम ऐसा बनाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो यहां तो दो मेम्ब्रेन ही है, यहां दो मेम्ब्रेन की बात चलती है, लेकिन यहां पे ये सिंगल मेम्ब्रेन को डिनोट करा गया है ऐसे तरीके से। कंफ्यूजन तो नहीं है? अब है तो बता दो, अभी नहीं है? पक्की बात है? अगर कंफ्यूजन रहेगा तो फिर बाद में वो परेशानी बनाएगा। तो ये जो आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन है, इसी में, इसी के बीच में ये जो आपके स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स ही दिख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स आपके पिगमेंट ही है। इसी मेम्ब्रेन में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बात क्लियर हो गई? अब यहां देखो, एंड ये मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लाइट बोले तो रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यही इनकी सबसे स्पेशल पहचान है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस मॉलिक्यूल के पास नेचर में और किसी मॉलिक्यूल के पास नहीं है ये प्रॉपर्टी, टू एब्जॉर्ब द रेडिएशन एनर्जी। मतलब क्लोरोफिल को, सिंगल एक मॉलिक्यूल को, क्लोरोफिल नहीं बोलेंगे, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स को अगर इस नेचर से डिलीट कर दिया जाए तो लाइफ खत्म। जैसे और प्लैनेट्स हैं वैसे है ये भी हो जाएगा। ऐसा क्यों मैं बोला? क्योंकि लाइफ को ना आपका बॉन्ड एनर्जी चाहिए। कैसा एनर्जी चाहिए? बॉन्ड एनर्जी। इस रेडिएशन एनर्जी से तुम्हारा काम कोई नहीं चलने वाला। एक ऐसा
कंपोनेंट है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इस रेडिएशन एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और उसी बॉन्ड एनर्जी का इस्तेमाल चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रोब्स हो, कोई भी लिविंग थिंग्स है, उसी बॉन्ड एनर्जी का इस्तेमाल करता है। जब वो मॉलिक्यूल ही आपने डिलीट कर दिया जो रेडिएशन एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो काहे का जीवन का पॉसिबिलिटी, काहे का इमेजिनेशन, सब खत्म। तो समझ रहे हो क्लोरोफिल क्यों या बोले तो पिगमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पिगमेंट की के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ये लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ट्रांसमिट एंड रिफ्लेक्ट डिफरेंट कलर्स। जो आप आई थिंक ये फिजिक्स में आपने पढ़ा ही होगा कि जिस ऑब्जेक्ट का जो भी कलर होता है ना, जैसे आप इस लाइन को रेड देख रहे हो, तो ये मतलब ये है कि जो आपकी ऑर्डिनरी लाइट है ना, उसमें से ये रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है और सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए लाइट दिख रहा है। मतलब कहने का ये है कि जो ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट दिखता है, तो वो ऑर्डिनरी लाइट में जो 7 कलर्स होते हैं सारे को एब्जॉर्ब करता है, ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ग्रीन दिखता है। जो कोई एब्जॉर्ब नहीं करता, किसी कलर को व्हाइट दिखता है, जो सबको एब्जॉर्ब कर लेता है वो ब्लैक दिखता है। ये तो पढ़ा ही होगा। तो यही बात यहाँ भी है। यहाँ पे जो आपका रिफ्लेक्ट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं वो यही है। जैसे डिफरेंट कलर्स हम यहाँ पे लीफ के लिए नहीं बोल रहे हैं, फ्लावर्स के लिए बोल रहे हैं, वहां पे अलग अलग कलर्स आपको दिख जाते हैं। ठीक है, तो ये पिगमेंट वहां भी होते हैं, पिगमेंट की वजह से वो भी कलर हमें मिलता है। ठीक है, वो उनका जो रिफ्लेक्शन है वो अलग अलग होता है। ऑफ द लाइट फ्रॉम विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ द सनलाइट। जो सन से ये रेडिएशन आ रही है, और वैसे भी आपने बचपन में पढ़ा होगा, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ दिस प्लैनेट इज द सन, यही पढ़ा होगा, है ना। तो ये जो इससे रेडिएशन, अब उनसे जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है रेडिएशन के फॉर्म में। वो रेडिएशन सिर्फ जो हमारे अर्थ तक पहुंच रही यही नहीं है, चलो उसको देख लेते हैं। चलो, PAR का मतलब क्या है? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। क्या वैल्यू याद रखनी है? 400 to 700 नैनोमीटर। एग्जैक्टली क्या है? 380 to 750 नैनोमीटर। बट आप ये भी याद रख सकते हो। तो कितने पिगमेंट्स इन्वॉल्व हैं फोटोसिंथेसिस में, वो ये लाइट की बात हो गई, है ना। एंड ये रिफ्लेक्ट एंड यूज करते हैं कलर्स टू एब्जॉर्ब, जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट है उन्हीं को ये एब्जॉर्ब करते हैं। अब एब्जॉर्ब करके करते क्या है वो आगे क्लियर होगा। लाइट को ही एब्जॉर्ब करते हैं, क्यों, क्या इसका रोल है वो आगे अपन बात करेंगे। बट याद रखना विजिबल स्पेक्ट्रम यही है। ठीक है, अब हम पहले पिगमेंट पे फोकस करते हैं। पिगमेंट्स 3 तरह के होते हैं, 3 मेजर कैटेगरीज में इनको क्लासिफाई किया जाता है। जितने भी आपके इस प्लांट किंगडम में आप पिगमेंट्स देखते हो, पहला जो ग्रुप है क्लोरोफिल्स, इनका नाम हर बार कहीं ना कहीं बहुत बार सुना होगा। दूसरा ग्रुप उनका होता है जिसे हम बोलते हैं कैरोटीनॉइड्स। क्या बोलते हैं? कैरोटीनॉइड्स। एक तीसरा कैटेगरी और है जिसको हम बोलते हैं फाइकोबिलिन्स। क्या बोलेंगे? फाइकोबिलिन्स। 3 तरह के पिगमेंट्स होते हैं। पहले एक एक को हम इधर देखते हैं। क्लोरोफिल के बारे में हम सब जानते हैं, थोड़ा बहुत सुने हैं। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है ना, ऐसा कुछ हम सब ने सुना होता है। ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है, लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर देयर सिंथेसिस। प्लांट में इनकी सिंथेसिस होती है, प्लांट में इनको बनाना पड़ता है। कैसे बनता है वो अपन बात करेंगे। ठीक है, इनकी सिंथेसिस के लिए भी लाइट चाहिए। जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसको भी बनाने के लिए लाइट चाहिए। ठीक है, वो कैसे वो अपन देखते हैं। ये सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। कहां पे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। बोले तो ये कैसा नेचर का है? हाइड्रोफोबिक नेचर का है। कैसा? हाइड्रोफोबिक नेचर का है। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो, पानी में डिसॉल्व ना हो, वो क्या कहा जाएगा? हाइड्रोफोबिक। पानी में जो डिसॉल्व हो सके उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। ठीक है, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता। क्लोरोफिल भी ये 5 तरह के होते हैं, ए से लेकर ई तक नाम रखा गया। क्लोरोफिल A, B, C, D एंड E। जिसमें से देखोगे तो क्लोरोफिल A एंड B को बोल्ड करके लिखा हुआ है।
ठीक है, इसमें से भी क्लोरोफिल ए जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल ए के लिए एक बात याद रखना, क्लोरोफिल ए इज द यूनिवर्सल पिगमेंट। जहां भी पिगमेंट आप देखोगे वहां पे क्लोरोफिल ए है। बी सी डी हो सकता है ना हो, लेकिन क्लोरोफिल ए होगा ही होगा। क्लोरोफिल ए को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल पिगमेंट। अब देखो ये सारे पॉइंट्स इनके क्लोरोफिल के देख लो। यूनिवर्सल पिगमेंट है विच इज फाउंड इन ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। जहां पे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है, बोले तो साइनोबैक्टीरिया से लेकर साइनोबैक्टीरिया बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी को लेकर हायर प्लांट्स, यूग्लेनोइड्स, सभी में ये मिलेगा। ठीक है, एंड इसका कलर ब्लू ग्रीन का कलर का होता है जब हम क्रोमेटोग्राम पे देखते हैं। अब क्रोमेटोग्राम क्या है? पिगमेंट को सेपरेट करने का टेक्निक क्रोमेटोग्राफी कही जाती है। टेक्निक को क्या बोलोगे? क्रोमेटोग्राफी। जब उसको सेपरेट करते हैं तो एक, जैसे आपने फिल्टर पेपर देखा होगा, तो फिल्टर पेपर की तरह ही एक सीट होता है, उसी पे वो पिगमेंट्स अलग होते हैं। उस टेक्निक जब भी हम वो पूरा प्रोसीजर के थ्रू जाते हैं तो अलग अलग पिगमेंट का अलग अलग बैंड बनता है। उस सीट को बोला जाता है क्रोमेटोग्राम। टेक्निक इज द क्रोमेटोग्राफी, और वो जो सीट जिसपे हमें वो पिगमेंट्स अलग होते हुए दिखते हैं, दैट इज अ क्रोमेटोग्राम। सैंड का भी बनता है ये क्रोमेटोग्राम, जब अपन करते हैं तो वो सब होता है ना। क्लोरोफिल बी जो है ये एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए को हम नेसेसरी भी बोल सकते हैं कि हर जगह है। क्लोरोफिल बी असिस्ट करता है क्लोरोफिल ए को, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? क्लोरोफिल एसेसरी पिगमेंट। एंड ये यूग्लिनोइड्स में, ग्रीन एल्गी में, हायर प्लांट्स में देखने को मिलेगा, और इसका कलर येलोइश ग्रीन इन क्रोमेटोग्राम। क्लोरोफिल ए का केमिकल फॉर्मूला, क्लोरोफिल बी का केमिकल फॉर्मूला, ये याद रखना है। ये